बिल्कुल इसकी किसी तरह की पुष्टि नहीं है, लेकिन सोर्सेज़ से जिस तरह की बातें वहाँ पे सामने आई हैं, ज़ाहिर है कि यहाँ पे टीवी 9 भारत और दूसरे अखबारात ने उसको बाकायदा सुर्खी बनाई है, हेडिंग के तौर पर उसे चलाया है और ये ज़ाहिर है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो ही रहा है। हम जान रहे हैं कि वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, धमाका-खेज़ हैं और नेतन्याहू मुश्किलात में है, ये सब जानते हैं। फिर जब से ये रिपोर्ट आई है, उसमें कोट किया गया है कि वो हार रहे हैं। जब हारने की बात देखिए 20 साल का दौर कैप्टन साहब बहुत होता है। कोई आदमी 20 साल तक अगर हुकूमत में रह जाता है, तो फिर उसके लिए वो बादशाहत हो जाती है। उसको लगता है हमारे अलावा कोई और कैसे हो सकता है। वही सूरत-ए-हाल जो है वो नेतन्याहू के साथ वहाँ पे देखने को मिल रही है और यही वजह है कि वो अपनी मनमर्जी से चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि भई मैं सरेंडर नहीं करूँगा हमास के आगे और हमास में एक बड़ी तब्दीली वहाँ की जब तक हुकूमत नहीं बदल जाती। तो आज भी लेकिन वो जिस तरह से हमले वहाँ पे जारी किए हुए हैं, लगातार हमले कर रहे हैं, लगातार वहाँ पे लोगों को मार रहे हैं। लेकिन ज़मीनी सतह पर कैप्टन साहब वहाँ पे हमास जिस तरह से उठ खड़ा हुआ है, कल 2 ड्रोन जो है अपने कब्ज़े में ले लिया। आज और वहाँ पे आईडीएफ के लोग भी मारे गए थे। आज आईडीएफ के बड़े पैमाने पे लोग मारे गए और कल इज़राइल के अखबार ने लिखा भी वहाँ पे कि ज़मीनी सतह पर अब भी आईडीएफ वहाँ पे कुछ ख़ास नहीं कर पा रहे ज़मीनी सतह पर। आपको क्या लग रहा है वहाँ पे अभी क्या सूरत-ए-हाल है अगर ज़मीनी सतह पर बात करें गाज़ा की ख़ास तौर से और हमास की वहाँ पे? डॉक्टर इज़ी इसमें कोई शक नहीं है कि गज़ा के अंदर ख़ास तौर से जमालिया रिफ्यूजी कैंप के आसपास का जो इलाका है, वहाँ पर आईडीएफ जो है सिर्फ़ वो जो मुख्य सड़कें हैं वहीं पर है या मेन जो चौराहे हैं वहीं पर हैं। छोटी-छोटी जो गलियाँ हैं उसके अंदर आईडीएफ घुस नहीं पाती है। वहाँ पे हमास के जो रेजिस्टेंस फाइटर हैं बहुत मजबूती से तैनात हैं। इसी तरह से रफ़ा में और खान यूनिस में भी जो शहर का बीच वाला हिस्सा जिसे पुराना ओल्ड रफ़ा या जिसे जो रफ़ा का ओरिजिनल गाँव था आज से 50 साल पहले, उस इलाके में भी आईडीएफ जो है घुस नहीं पाती है। आईडीएफ वहाँ जाती भी है तो दिन के समय में जाती है, 2 घंटे छानबीन करके फिर शाम को अंधेरा होने के पहले निकल कर बाहर आ जाती है। तो जो हमास के लड़ाके हैं वो अभी भी जो छोटे-छोटे रास्ते हैं हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वाले एरिया हैं जहाँ पर कि किसी समय या तो पुराना शहर था, पुराना गाँव था या अभी रिफ्यूजी कैंप वाला जो इलाका है वहाँ पर ज़मीन पर अभी भी हमास का बोलबाला है। जी। ये सही है और वहाँ पे ज़ाहिर है कि इसीलिए बातचीत हो रही है क्योंकि अभी भी अच्छा कैप्टन साहब एक चीज़ और जो हम लोग चूँकि शुरू में बहुत इस पे बात हुई थी, जो टनल है उसका ज़िक्र नहीं हो रहा है। क्या अभी तक आईडीएफ या मोसाद या इज़राइल में कोई एजेंसी क्या उनके टनल तक पहुँच सके, वहाँ पे कुछ देख सके कि कहाँ क्योंकि जिस तरह के हमले हमास कर रहा है लगातार और जो चीज़ उनके पास है ऐसा लग रहा है कि सप्लाई लाइन उनकी जारी है कहीं न कहीं से। उनको वो ताकत मिल रही क्योंकि अगर हर चीज़ बंद है, तो फिर चीज़ें पहुँच कैसे रही हैं? कैसे वो तो क्या ये हम मान सकते हैं कि वहाँ तक ये नहीं पहुँच सके? कल भी ये बात आ रही थी कि भई इज़राइल जो है एक बात कही गई कि 7 अक्टूबर 2023 से और अगर 1.5 साल का ये पूरा वक़्फ़ा देखा जाए, तो इज़राइल के हाथ लगा क्या? अगर देखा जाए इज़राइल को मिला क्या अगर देखा जाए और जैसा कि आपने भी कहा कि भई मकसद नहीं पता चल रहा है कि भई मकसद क्या है? क्या वाक़ई इसको मिला लेने से या ख़त्म कर देने से ग्रेटर इज़राइल बन जाएगा? मुझे नहीं लग रहा है कि ग्रेटर इज़राइल फ़िलहाल जो है वो किसी तरह से बनने की पोज़ीशन में अगर ये चाहें भी तो। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन कैप्टन साहब आप मैं सिर्फ़ वो जो मैं जानना चाहता हूँ कि टनल वाली बात क्योंकि टनल बहुत ज़्यादा बड़ी थी वहाँ पे। जी हाँ डॉक्टर रिजवी जब 2023 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात है
हमास ने भी दावा किया था कि उनके लड़ाकों ने 2200 से ज्यादा टनल्स बना रखी हैं। शिन बेट जो है उसका आकलन था कि हाँ, सैकड़ों की संख्या में टनल्स बनी हुई हैं। निर्भर करता है कि टनल का डेफिनेशन क्या है। कोई सोचेगा कि एक सुरंग बन गई है अगर मैं इस कमरे को उस कमरे से जॉइन कर देता हूँ। कोई सोचेगा कि एक सुरंग बन गई है अगर मैं गली के इस तरफ के घर की बेसमेंट को गली के उस तरफ के घर के बेसमेंट से जोड़ देता हूँ। और कोई सोचेगा कि सुरंग का मतलब है भाई है आधा किलोमीटर लंबा या 1 किलोमीटर लंबा एक सुरंग है। जाहिर बात है कि ऑफिशियली 6 महीने या 5 महीने पहले की बात है जब ये सवाल पूछा गया था कि इजराइल ने कितनी सुरंगों को डिस्ट्रॉय किया है, तो आईडीएफ के प्रवक्ता ने, काफी दिन हो गए, मेरे ख्याल से जनवरी की बात है, आईडीएफ के प्रवक्ता ने बोला था कि अब तक उन्होंने 400 सुरंगों को नष्ट किया है। तो उसका मतलब है सैकड़ों सुरंगें अभी भी ऐसी हैं जहां तक आईडीएफ पहुंच नहीं सकी है। हुआ यह है कि इनमें से कुछ सुरंगों का इस तरफ का मुहाना आईडीएफ ने बंद कर दिया है, चाहे धमाके से या सिविल इंजीनियरिंग से कंक्रीट डालकर। कुछ सुरंगें ऐसी हैं जिनका उस तरफ का मुंह जो है वो आईडीएफ ने बंद कर दिया है, चाहे धमाके से या कंक्रीट डालकर। बीच में ऐसी भी खबरें आई थी कि आईडीएफ ने, आज से 1 साल पहले की बता रहा हूँ खबर, कि आईडीएफ ने काफी सुरंगें ऐसी हैं जिनमें पानी भर दिया है, ताकि अगर सुरंग के अंदर पानी भर जाएगा तो हमास के लड़ाके उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन टनल वॉरफेयर थोड़ा कम खबरें आ रही हैं। शायद ज्यादा यही संभावना है कि सुरंगों का इस्तेमाल हमास अपने हथियारों के जखीरे को छुपाने के लिए कर रहा है। तो हमास के पास बड़ा हथियारों का जखीरा तो होना चाहिए। पिछले साल जब 2023 में लड़ाई चालू हुई थी तब तो मोसाद ने बोला था कि हमास के पास कोई 22,000 या 26,000 रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं। तो अगर हम सोच लें कि उसमें से 10-15 हजार 16 हजार नष्ट भी कर दिए गए हैं, फिर भी आज की तारीख में हमास के लड़ाके जहां पे भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं, उनके पास 6,000 या 8,000 रॉकेट्स, मिसाइलें होनी चाहिए। तो हो सकता है सुरंगों में छुपा के रखा हो। लेकिन आईडीएफ जो है वो कुछ ज्यादा अब टनल वारफेयर की तरफ जा नहीं रही है, क्योंकि उनको लगता है कि टनल वारफेयर में खतरा ज्यादा है और हासिल कम होता है। तो आईडीएफ जो है वो पूरा ध्यान दे रही है फिलहाल हमास के जो कमांडर्स हैं उनको लोकेट करने में। अब मैं बोल ही दूं, आईडीएफ के शिन बेट के जो जासूस हैं वो हर गली में है, हर नुक्कड़ में है। इसमें कोई शक नहीं है कि गजा की पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा, 100 में से एक आदमी गजा का फिलिस्तीनी भी हो सकता है, या 1000 में से एक आदमी गजा का फिलिस्तीनी भी हो सकता है। वो इजराइल के जासूसों को खबर देते रहते हैं। क्योंकि मैं भी हैरान हूं कि हमास का एक लड़ाका जो है वो जब घायल होता है और उसको एक छोटे से 2 कमरे के अस्पताल में ले जाते हैं प्लास्टर लगाने के लिए, कैसे वो खबर महज 15 मिनट के अंदर आईडीएफ को मिल जाती है और अगले 15 मिनट में आईडीएफ जो है वहां जाकर उस छोटे से 2 कमरे के अस्पताल पर बम गिरा देती है, ये बोल के कि उस अस्पताल का इस्तेमाल हमास कर रही थी। तो घर के भेदिए नाम का एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान में। हम में से जिन्होंने रामायण पढ़ी है, हम एक कैरेक्टर का नाम जानते हैं, विभीषण। विभीषण रावण का भाई था और लड़ाई के दौरान वो रामचंद्र जी से मिल गया था। तो आईडीएफ जो है फिलहाल पिछले 3 महीने से 2 महीने, जब से सीज फायर तोड़ा है, मार्च की 18 तारीख को जो सीज फायर तोड़ा है, तब से आईडीएफ बहुत पिन पॉइंटेड अटैक कर रही है हमास के लड़ाकों के ऊपर।
उनके घर के बारे में पता लग जाता है। ये एक ताज्जुब की बात है कि कौन सा हमास का लड़का किस नाम से और वो किस रैंक का आईडीएफ का सीनियर है, जूनियर है या एकदम पिद्दू जैसा कोई है। हमास का लड़का जो है उस किस घर में रह रहा है, किस कमरे में रह रहा है। अ, ये खबरें कैसे पहुंच रही हैं इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास, बहुत ही हैरान करने वाली बात है, बहुत ही परेशान करने वाली बात है। जी डॉक्टर रिजवी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन कैप्टन साहब देखिए, रिपोर्टें जो आ रही हमास के ताल्लुक से पिछले दिनों आई थी कि 40,000 के करीब उन्होंने फिर लड़ाके अपने बना लिए हैं, और ये बड़ी तादाद इसको मानी जा रही थी। और आज भी आप देखिए, कल 2 ड्रोन को उन्होंने बाकायदा जो है अपने अंडर में ले लिया। फिर उनके पास इजरायली हथियार भी पाए जाते हैं। बहुत सारी चीजें अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, और यही वजह है मेरे ख्याल से कि इजराइल बार-बार ये चाहता है कि सीज़ फायर हो जाए। और इधर से भी है, ऐसा नहीं है कि हमास नहीं चाहता, लेकिन हमास पूरी तरह से सरेंडर कर जाए, वो ये भी नहीं चाहता। कल यही बात नेतन्याहू ने कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, इससे बहुत नुकसान होगा, जो भी हमने किया है उस पे पानी फिर जाएगा। इस तरह की बातें आ रही। मैं थोड़ा-सा यमन की तरफ अगर चलूँ कैप्टन साहब, क्योंकि वहाँ पर भी हूती का जो मामला है, आज भी हूती ने बहुत बड़े हमले किए हैं वहाँ पे। तो ये हूती के बारे में क्या आपको लग रहा है? क्योंकि याफा और क्या है, शमद में एक ड्रोन से अस्कलान और एलियात पर हमला किया है। तो वहाँ पे जो और अमेरिका भी हमले कर रहा है, वहाँ पर भी एक जंग एक तरीके से हम मान सकते हैं कि छिड़ी हुई है। लेकिन वहाँ पर भी जो हूती है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक तरफ यहाँ आप देखें, इज़राइल जो है वो मुस्तकिल, उधर अमेरिका जो है, लेकिन क्या और इसमें अभी ईरान या और जो हम कह लें कि खामोश हैं, क्या है क्या? इधर अगर थोड़ा-सा हम अगर बात करें यमन पे ख़ास तौर से अभी जो सूरत-ए-हाल है। हाँ, डॉक्टर रिजवी, हो ये रहा है कि हमास तो लड़ाई कर रहा है लेकिन कम लड़ाई कर रहा है। हिजबुल्लाह मोरलेस सीज फायर के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको मान रहा है, यानी हिजबुल्लाह कोई खास बड़े हमले नहीं कर रहा। हूती जो है वो यमन से कुछ हमले कर रहे हैं। कुछ हद तक उनको सक्सेस भी मिल रही है। अमेरिका जो है लगातार यमन के ऊपर, हूती के अड्डे के ऊपर बमबारी कर रहा है। पिछले 24 घंटे में जितनी खबर आई है सना से, जो सना के लोकल न्यूज़पेपर हैं, वही बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में 12 यमन के नागरिक मारे गए हैं। अमेरिका क्लेम करता है कि ये लोग सब हूती के लड़ाके हैं। ईरान जो है, ईरान का 90% ध्यान अभी अमेरिका के साथ जो टॉक्स हो रहे हैं उसके ऊपर है। ईरान ने ओमान में बात की अमेरिका के साथ पिछले हफ्ते। ईरान ने रोम में बात की अमेरिका के साथ अभी, और अभी अगले 26 अप्रैल को यानी अगले शनिवार को फिर से तीसरे दौर का बातचीत अमेरिका के साथ, ईरान के साथ होगा। तो ईरान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका 90% ध्यान इसी तरफ लगा हुआ है। ईरान की जो फौजें हैं, ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड, उनका ध्यान भी 90% इस बात पे लगा हुआ है कि अगर अमेरिका ने हमला कर दिया जमीन से, समुंदर से या हवा से, तो उसका सामना कैसे किया जाएगा। तो हो ये रहा है कि चाहे ईरान की एडमिनिस्ट्रेशन हो, यानी सरकारी ताकतें हो, या आईआरजी हो, उनको टाइम नहीं मिल रहा है हूती की तरफ देखने का। लेकिन हूती के पास बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा है। अगर ईरान से कोई सपोर्ट ना भी मिले तो वो अगले 1 महीने 2 महीने तक तो हमला कर सकते हैं लाल सागर में अमेरिका या इजराइल के बेड़े पर। तो हूती अपने दम पर ही फिलहाल लड़ता हुआ नजर आ रहा है। हूती को एक बहुत बड़ा एडवांटेज यह है कि यमन बहुत बड़ा देश है,
जैसे हम देखते हैं गजा, गजा तो इतनी छोटा सा जगह है, गजा दिल्ली से भी आधा साइज है, लेकिन ऐसा यमन का नहीं है। यमन काफी लंबाई चौड़ाई अगर देखी जाए तो काफी लंबा चौड़ा देश है। तो जब वो बमबारी करते हैं तो उसका इतना इफेक्ट होता नहीं है, क्योंकि अगर हुती चाहें तो अपनी जो हथियार हैं उनको लेके 100 किलोमीटर इधर या 100 किलोमीटर उधर जाके छुप सकते हैं। हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं फौज में, डिस्पर्सल, यानी हथियारों को बखेर देना। एक जगह पे 20 रॉकेट रखे और आपको दुश्मन ने एक बम गिराया तो सारे के सारे उड़ गए। तो फौज में हम क्या करते हैं कि ये 20 रॉकेट्स को एक जगह नहीं रखते, उनको डिस्पर्स कर देते हैं। 20 रॉकेट हैं तो उनमें से 2 को उधर रख दिया, 2 को उधर रख दिया, 2 को इधर रख दिया, 2 को उधर रख दिया, ताकि अगर दुश्मन एक बम गिरा भी दे तो 20 में से महज 2 या 4 हमारे रॉकेट्स को नुकसान पहुंचेगा। तो हुती ने, क्योंकि यमन बहुत बड़ा देश है, हथियारों को और अपने रॉकेट्स और मिसाइल्स को डिस्पर्स किया हुआ है। तो यूएस एयरफोर्स जब बॉम्बिंग कर रही है, वो बॉम्बिंग ज्यादातर उनकी जो हवाई अड्डे हैं, रनवे है, वहां पर हो रहा है, या उनकी जो पोर्ट्स एंड हार्बर्स हैं, बंदरगाह, वहां पर बॉम्बिंग हो रही है। तो हुती ने यह सीख लिया है कि अपने जो हथियार हैं, उनके पास रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, टैंक्स हैं, तोप हैं, ये उनको, हुती अपने बड़े बड़े हथियारों को बंदरगाहों से दूर रखती है, हवाई अड्डे और रनवे से दूर रखती है, ताकि अगर अमेरिका बम गिराए तो उससे रनवे का नुकसान हो सकता है, बंदरगाह में जो जेटी है, जहां समुद्र में शिप लगती है, जेटी, उसको नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन हुती अपने हथियारों को बचा लेता है। जी। कि फजील साहब आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैप्टन साहब जो है वो बोले, अगर वो देख रहे हैं